मशहूर एक्ट्रेस श्रेया शरण के बारे में ऐसी बात जो आप नहीं जानते होंगे, और भारत में 500 साल से पेपर कैसे बनाया जा रहा है ये भी हम आपको बताएंगे। और ये लोग कौन हैं जो कि ऐसा अजीब मास्क पहनकर नाच रहे हैं, और ये नाच क्यों रहे हैं ये भी जानेंगे वीडियो में आगे। और क्यों मर गए थे एक आदेश पर 60 लाख बंगाली, और कौन थे कोमाराम भीम जिनके ऊपर बनी है RRR मूवी, और दलदल में जम गया क्रोकोडाइल उसके बाद क्या हुआ। ऐसे ही फैक्ट्स जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1, एक ऐसी साउथ इंडियन एक्ट्रेस जिसके साउथ सिनेमा के साथ बॉलीवुड के भी फैंस दीवाने हैं। हम बात कर रहे हैं श्रेया शरण की। इन्होंने बड़ी बड़ी मूवीज में काम किया है। आज तक ये काफी ज्यादा पॉपुलर मूवीज में रह चुकी हैं। इन्होंने साउथ इंडियन सिनेमा के साथ बॉलीवुड में भी काफी ज्यादा काम किया है, जिसकी वजह से लोग इनके दीवाने हैं। अगर इनकी आज तक की सबसे ज्यादा हिट मूवी की बात करें तो वो है 2007 में आई मूवी शिवाजी द बॉस। ये मूवी कितनी ज्यादा फेमस है ये बात आप भी जानते होंगे। हो सकता है आपने भी इस मूवी को 4 से 5 बार देख लिया हो, और इसीलिए इनको बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग मिली। और जब इस फिल्म के 25 साल पूरे हुए तो एक बहुत ही बड़ा फंक्शन रखा गया था, जिसमें तमिलनाडु के कई बड़े बड़े नेता भी आए थे। और इस फंक्शन में ये गलती से एक बहुत ही ज्यादा शॉर्ट व्हाइट कलर की ड्रेस पहन के चली गई थी, जिसके बाद काफी कंट्रोवर्सी भी हुई, और इन्होंने उसके लिए माफी मांगते हुए कहा था कि इन्हें पता नहीं था कि उसमें कौन कौन आने वाले हैं, जिसके बाद सब लोग शांत हो गए। नंबर 2, आपने हैंडमेड पेपर्स के बारे में तो कई बार सुना होगा। हैंडमेड पेपर नॉर्मल पेपर से कहीं गुना ज्यादा महंगे आते हैं, और आज हम आपको बताएंगे कि ये कैसे बनाए जाते हैं। तो इसकी प्रोसेस बहुत ही ज्यादा लंबी नहीं है। इसके लिए पेड़ इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि वेस्ट फैब्रिक का इस्तेमाल किया जाता है। फाइबर को बहुत ही ज्यादा बारीकी से काट लिया जाता है। ये फाइबर पल्प में तैयार हो जाते हैं, और फिर पल्प को अच्छे से धोया और साफ किया जाता है। पानी के जरिए फाइबर्स को एक साथ मिला दिया जाता है, और फिर सबसे मुश्किल पार्ट आता है। ये जो आपको दिख रहा है, ये दिखने में काफी आसान लग रहा है, लेकिन ये पेपर बनाने में सबसे ज्यादा मुश्किल है। इसमें बहुत ही ज्यादा स्किल्ड वर्कर चाहिए होते हैं, जिसके बाद इन्हें बहुत प्रेशर से प्रेस किया जाता है। फिर पेपर को सूखने के लिए धूप में रखा जाता है। सूख जाने के बाद इन्हें साइज में कट कर दिया जाता है। आमतौर पर ये पेपर ड्राइंग या फिर बड़े बड़े ब्लूप्रिंट बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि ये आम पेपर से अच्छे होते हैं और महंगे भी। नंबर 3, पूरी दुनिया में कई अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं, और वैसा ही एक अनोखा त्योहार बनाया जाता है हमारे नेबरिंग कंट्री नेपाल में। इससे लोग ऐसे मास्क पहनते हैं और रोड पर निकलकर नाचने लगते हैं। इस फेस्टिवल को लेखाए फेस्टिवल कहा जाता है। इस फेस्टिवल को लाखे फेस्टिवल कहा जाता है। दरअसल नेपाली माइथोलॉजी में लाखे नाम के दानव होते हैं जो कि जंगल में रहा करते थे, लेकिन फिर यही दानव लोगों के लिए रक्षक बन गए और लोगों को जंगली जानवर और बाहर के लोगों के हमले से बचाने लगे। और इसीलिए इनके लिए एक ऐसा फेस्टिवल रखा जाता है जिसमें लोग इनके जैसे दिखने वाले मास्क पहनते हैं और रोड पर आकर नाचते हैं। और ये जो डांस होता है उसे लाखे डांस कहा जाता है, और ये नेपाल के सबसे ज्यादा फेमस फोक डांस में से एक है। लोग इसे बहुत ही ज्यादा धूमधाम से बनाते हैं। ये होते तो दानव है, लेकिन इन्हें किसी भगवान की तरह ही दर्जा दिया जाता है। नंबर 4, दोस्तों एक बार जरा इस खूबसूरत पक्षी को देखिए। इन्हें मैंड्रिन डक कहा जाता है, और इन्हें सबसे खूबसूरत पक्षी माना जाता है। हाल ही में इनकी प्रजाति काफी ज्यादा कम हो गई थी, इसी वजह से ये जंगल में बहुत ही ज्यादा कम दिखते हैं। ज्यादातर ये बायोडायवर्सिटी पार्क में ही दिखते हैं। वैसे तो आमतौर पर पक्षियों में जितनी ज्यादा खूबसूरत मेल होते हैं, उनसे ज्यादा खूबसूरत फीमेल होती है, लेकिन इस पक्षी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेल पक्षी के सामने मादा पक्षी बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं दिखती। फिर भी मेल पक्षी के बीच मादा को इम्प्रेस करने के लिए काफी बड़ी लड़ाइयाँ होती है, और ये बाकी जानवर की तरह फाइट की लड़ाई नहीं होती, बल्कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट होता है। इसमें मेल अपने अपने अलग पोज और अपने पंखों को दिखाकर फीमेल को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। इस कंपटीशन के लिए कुछ डक्स एक झुंड बनाते हैं और उनमें से किसी भी एक डक को पसंद करते हैं। नंबर 5, ऑस्ट्रेलिया के साल 2015 में एक क्रोकोडाइल पाया गया था, जो कि दलदल में पूरी तरह से जम के सख्त हो गया था। ये क्रोकोडाइल हिलने के भी काबिल नहीं था, लेकिन फिर भी ये जिंदा था। उनका मानना था कि पिछले एक हफ्ते से ऐसा ही जमा हुआ था। दरअसल क्रोकोडाइल पानी और जमीन दोनों जगहों पर चल सकते हैं, ये बात तो आप जानते ही होंगे। और इसीलिए क्रोकोडाइल कई बार गलती से दलदल में चले जाते हैं, या फिर वो छोटी सी नदी के पास आ जाते हैं, जहाँ का पानी गर्मी होते ही सूख जाता है और एक दलदल की तरफ बन जाता है। और पानी और भी ज्यादा सूखने के बाद ही दलदल पूरी तरीके से जम जाता है, और क्रोकोडाइल भी उसी के साथ जम जाता है। ऐसे में आपको लगता होगा बेचारा क्रोकोडाइल मर जाता होगा, लेकिन कुदरत ने क्रोकोडाइल को एक सुपर पावर दी है। ये बिना खाए पिए कई महीनों तक जिंदा रह सकता है। इसीलिए जैसे ही दोबारा बारिश होती है तो ये क्रोकोडाइल दलदल में से निकलकर शिकार पर चला जाता है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि आपको किस जानवर का फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज हैं। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स।
नंबर 6, अगर भारत के अब तक के सबसे बड़े अकाल की बात करें तो उसमें 1943 में आया बंगाल के अकाल का नाम जरूर आएगा। अंदाजे से ही इस अकाल में 60 लाख लोग मर गए थे। और आमतौर पर अकाल आता है तो उसमें कुदरत की गलती मानी जाती है, लेकिन ये अकाल कुदरती नहीं बल्कि इंसानों की वजह से आया था। ये सारा काम था ब्रिटिशर्स का। दरअसल उस वक्त वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था और उसमें ब्रिटिशर्स के दबाव में आकर भारत को भी भाग लेना पड़ा। और तभी ही भारत से इतना ज्यादा गेहूं सैनिक के पास भेजा जा रहा था कि यहाँ के लोग भूखे रह रहे थे, क्योंकि उन्हें गेहूं के साथ साथ पैसे भी कमाने थे, जिसके चलते आधे हिस्से में गेहूं और आधे हिस्से में आफीन जैसे पौधे को उगवाया जा रहा था, जिसके चलते किसानों के पास खाना नहीं था और धीरे धीरे बंगाल में रहने वाले लोगों के पास भी खाने की कमी हो गई थी। ब्रिटिशर्स अपने घर पर ऐश उड़ा रहे थे और बाहर लोग मर रहे थे। उस वक्त हर जगह पर लाश ही लाशें थी। आपको लग रहा होगा कि हम गलत बोल रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल सच है। उस वक्त जगह जगह पर लाशें गिरी हुई थी। लोग इतने दुबले हो गए थे क्योंकि हड्डियां चमड़ी से बाहर आ रही थी। सोचिए ब्रिटिशर्स ने कैसा कैसा किया है हमारे साथ। नंबर 7, हाल ही में रिलीज हुई RR फिल्म के बारे में तो आप जानते ही होंगे, लेकिन इस फिल्म में दिखाए गए कोमाराम भीम आखिर असल में कौन थे, आइए जानते हैं। अगर इनका एक वाक्य में परिचय दिया जाए तो ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी जान एक भी बार ना सोचकर अपने आदिवासी जनजाति के लोगों की रक्षा की। एक आदिवासी नेता थे। ये जिस जगह पर रहते थे वहाँ पर तभी निजाम शाह का राज था। इन्होंने अकेले ही निजाम शाह से लड़ाई की। निजाम शाह के पास बंदूकें और आदिवासी का काफी बड़ा झुंड था, लेकिन इनके पास ऐसा कुछ न होने के बावजूद इन्होंने बस अपने आदिवासी साथियों की मदद से निजाम शाह को धूल चटा दी थी। निजाम शाह इतना ज्यादा मजबूर हो गया था कि उसे ब्रिटिशर्स की भी मदद लेनी पड़ी थी और उन्होंने मिलकर इनके ऊपर हमला किया था, लेकिन कोमाराम भीम जी की गोरिल्ला आर्मी ने इनको भी धूल चटा दी। हालांकि इसमें इनकी जान चली गई, लेकिन आज भी इन्हें एक भगवान की तरह पूजा जाता है। नंबर 8, दोस्तों दुनिया भर में मरने के बाद या तो लोगों को गाड़ दिया जाता है या फिर उन्हें जला दिया जाता है, लेकिन इन दोनों चीजों को छोड़कर भी कई अलग अलग प्रकार के अंतिम संस्कार होते हैं। उसमें से सबसे भयानक अंतिम संस्कार तिब्बत में मनाया जाता है। यहाँ पर अगर कोई बुद्धिस्ट मोंक मर जाता है तो फिर उसे स्काई बूरियल दिया जाता है, यानी कि ऐसा अंतिम संस्कार जिसमें मरे हुए व्यक्ति को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाया जाता है। और इसके लिए कुछ ऐसा किया जाता है जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल मरे हुए व्यक्ति की डेड बॉडी को काफी ऊंचे पहाड़ पर ले जाकर जाया जाता है और फिर वहाँ पर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं और फिर टुकड़े होते ही वो गिद्ध खा जाते हैं। उनका मानना है ऐसे वो आदमी जल्द से जल्द नया जन्म ले सकेगा या फिर वो जल्दी स्वर्ग तक पहुंच जाएगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।